ये इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो गया है मेरा। डाटा साइंस पे काम करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनालिसिस और एनालिटिक्स इन दो में फ़र्क क्या है। ये मेन चीज़ है कि अगर हम टुडे हैं, यानी हम आज के उस पे टाइम के ऊपर हैं, तो जो एनालिसिस होता है ये पास्ट का एनालिसिस होता है, और एनालिटिक्स जो होता है ये आपका फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, तो जहां पे भी एनालिटिक्स की आएगी टर्म, इसका मतलब है कि फ्यूचर पे आप काम कर रहे होंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। और जहां पे भी एनालिसिस की आएंगी तो आप समझ लें कि आप पास्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। अब इसमें एक चीज है कि जो एनालिसिस है वो बताता है कि चीजें कैसे हुई हैं, क्यों हुई हैं, और आगे जो एनालिटिक्स है वो फ्यूचर का बताता है कि यार अगर ये चीज हम करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या है। तो ये दो टाइप की हमारी वो होती हैं प्रिडिक्शंस कि आप हम प्रीवियस का कर रहे हैं उसको एनालाइज, या हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि एनालिसिस और एनालिटिक्स सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसी तरह डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स ये भी दोनों अलग चीजें हैं, और बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस एनालिटिक्स ये भी दो डिफरेंट चीजें हैं। इसको थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से हम देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस होता है उसमें क्या चीजें होती हैं आपके लिए जरूरी। एक बिजनेस केस स्टडीज होती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है आपका, इसके अलावा प्रिलिमिनरी डाटा एनालिसिस, डाटा रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, रिपोर्ट विद विजुअल्स होती हैं, ये भाईजान यहाँ पे हैं वो काम करते रहे हैं, और डैशबोर्ड्स वगैरह हम बनाते हैं इसके ऊपर। इसके डैशबोर्ड्स के मल्टीपल टूल्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो डाटा का सेक्शन है आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत मैक्सिमम ये बिजनेस में है, लेकिन कुछ डाटा बाहर से भी होता है जिसको हम लेके और कुछ एनालिसिस और वो चीजें करते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक बिजनेस से नहीं होता, इसलिए डाटा का बॉक्स जो है वो बाहर होगा और कुछ और बॉक्स भी बाहर की तरफ होंगे। जो डाटा से रिलेटेड चीजें हैं हमारी डाटा साइंस के अंदर, वो डाटा रिपोर्ट्स हैं, विजुअल्स हैं और डैशबोर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें बिजनेस केस स्टडीज जो होती हैं ये हमारा पास्ट डाटा के ऊपर की जाती हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स जो होते हैं ये आपके फ्यूचर के ऊपर की जाते हैं। यानी ये एनालिसिस है वो एनालिटिक्स में चलेगी ये चीजें। इसी तरह जो डाटा में है हमारे पास जो रिपोर्ट्स, विजुअल्स और ये जो डैशबोर्ड्स होते हैं ये हमारे एनालिसिस में होते हैं, लेकिन जो फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं ये फ्यूचर की हम कर रहे होते हैं फोरकास्टिंग, तो ये आपकी एनालिटिक्स में आ जाती है। डाटा साइंस का सेक्शन इन सब चीजों को कवर करता है, थोड़ा बहुत बिजनेस के बाहर से भी जाके डाटा को कवर करता है। डाटा साइंस के लिए एक सेक्शन होता है हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस होती है, बीआई जिसको कहते हैं। बीआई के अंदर ये दो रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपकी, और वो एक अलग है प्रिलिमिनरी डाटा रिपोर्ट्स, लेकिन ये दो रिपोर्ट जो है विजुअल और डैशबोर्ड से बीआई के अंदर आते हैं। मशीन लर्निंग का पार्ट जो होता है वो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत बीआई भी आती है, डाटा साइंसेस भी आती है, और डिफरेंट डाटा भी होता है उसका अपना, और एआई का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा होता है मशीन लर्निंग से। डाटा साइंसेस का जो पार्ट है जो हम लोग कवर करते हैं, जो ज्यादातर डेवलपर्स वगैरह भी आप लोग भी करते हैं काम, वो इस रेड बाउंड्रीज के अंदर करते हैं, जिसमें आपके पास डाटा रिपोर्ट्स भी होती हैं आपकी, विजुअल, डैशबोर्ड, बीआई, जिसके थ्रू आप देखते हैं कि डाटा किस टाइप का है और क्या बिहेवियर था डाटा का। इसके अलावा आप उसकी फोरकास्टिंग वगैरह भी करते हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं आप। अच्छा, सबसे पहली चीज होती है कि डाटा होता है, डाटा पे हम ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी ट्रेडिशनल होता है जैसे कि आपका नॉर्मल एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में या इनमें सेव करते हैं, ये इसे ट्रेडिशनल डाटा कहते हैं, सेव करने का प्रोसीजर होता है। दूसरा आपका बिग डाटा होता है जिसमें आपकी वीडियोस भी आ जाती हैं, इमेजेस भी आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारा बिग डाटा होता है। तो इस टाइम दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो डाटा है वो किस फॉर्म में है आपके ख्याल में है? टेक्सचुअल है या किस में है? नहीं, इमेजेस एंड वीडियोस बहुत ज्यादा हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वो बिग डाटा में वो चीजें आ जाती हैं। अच्छा, डाटा साइंस में आपकी क्या चीजें आती हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस आती है, ट्रेडिशनल मेथड्स आ जाते हैं आपके, वो देखेंगे आगे ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं हमारे, मशीन लर्निंग आ जाती है। अच्छा, ये जो चीजें हैं आपका सेक्शन है जिसमें डाटा में जो कि आपके डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सारा कुछ, या बिग डाटा है, ये पास डाटा होता है हमारे पास,
या बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हम बनाते हैं जिसमें डैशबोर्ड्स वगैरह बना रहे थे, ये पास्ट डाटा के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। और जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स और मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे होते हैं, ये हम फ्यूचर डाटा के ऊपर कर रहे होते हैं। ये सेक्शन फ्यूचर डाटा में आता है। डाटा को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब हम डेटाबेस में हमारे पास डाटा होता है, वो एक रॉ डाटा होता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में रिपोर्ट्स की शक्ल में कर लेते हैं। अब वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बन गई है। उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं, या जो भी है आपके एग्जीक्यूटिव्स वो उस बेस के ऊपर डिसीजंस लेते हैं। डाटा की टाइप्स बहुत जरूरी होती है। मेन जो हम देखेंगे ये वाले देखेंगे कि इसकी क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा है या कैटेगोरिकल डाटा है। तो ये चीजें आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा, ये जब हम एनालिसिस वगैरह करते हैं, अभी तो फिलहाल बेसिक हम दो न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल देखेंगे जब मैं इसके आखिरी पिक्चर्स दिखाऊंगा। लेकिन इसको भी देखा जाता है कि डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या होता है आपका। डिस्क्रीट आपका फिक्स डाटा होता है, जैसे कि 1 दर्जन अंडे, फिक्स डाटा। कंटिन्यूअस डाटा जो होता है जिसके आप उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, जैसे टेम्परेचर हो गया, हाइट हो गई, मार्केट रेट हो गया, रेट्स जो हैं। इसमें भी आपके 2 टाइप के स्केल्स होते हैं। इसके अंदर कंटिन्यूअस के भी एक इंटरवल होता है आपका और एक रेशियो होती है। इंटरवल होता है कि जैसे 5 से 10 फुट के लोग जो हैं उनकी एक क्लास बन गई है आपकी। इसी तरह रेशियोज भी होती हैं, तो रेशियोज पे आप लोग वैसे करते हैं, सबको नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा होता है। तो ये डाटा की थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन है, इसको डिवाइड किया जाता है इन चीजों से। हम ज्यादातर जब प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल डाटा है, तो उसके हिसाब से फिर आपके एल्गोरिदम की सिलेक्शन भी होती है। नॉमिनल हो गया, नहीं नॉमिनल पे हाँ लेबलिंग होती है बिल्कुल। डजन तो नहीं कह सकते इसमें, जैसे मेल फीमेल हो गया, मेल फीमेल इज ए नॉमिनल डाटा, और नेम्स वगैरह जो हो गए वो ऑर्डिनल में आ जाते हैं। जो जैसे कि आपका नाम हो गया, मेरा नाम, तो मेल फीमेल होता तो न्यूमेरिक, हम डेटाबेस में तो न्यूमेरिक सेव कर रहे थे, 0-1 कर रहे हैं, लेकिन उसको हम ये नहीं कहते कि जी मेल फीमेल की एवरेज बताओ, तो वो चीजें नहीं होती हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड्स में जो हम इस पे करते हैं, रेगुलर रेग्रेशन होती है, क्लस्टरिंग होती है और फैक्टर एनालिसिस होता है। ये इनके ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं हमारे, जो स्टैटिकल हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। रिग्रेशन जो होती है बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर की जाती है प्रेडिक्शन के लिए। क्लस्टरिंग होती है, ये आपके कैटेगोरिकल पे होती है और फीचर वगैरह को आप इजीली बता सकते हैं इसके अंदर। और इसी तरह फैक्टर एनालिसिस भी होता है। मशीन लर्निंग के लिए सबसे मेन चीज होती है कि आपको मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा नो हाउ होनी चाहिए, स्टैट मैथ्स वगैरह का प्रोसेसिंग चाहिए होती है, और एआई चाहिए होती है मशीन लर्निंग के लिए। अच्छा, डेटा साइंस में जो है, इसमें पहले जो हम स्टेप्स करते हैं इसमें, यार ये थोड़ा जूम नहीं हो सकता, कोई है इधर आर के? मुझे तो नजर नहीं, थोड़ा सा जूम करना है, पहले इस हाफ को करना है, बाद में उस हाफ को करना है। इससे थोड़ी सी छोटी हो गई है ये। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप डाटा साइंस पे काम कर रहे होते हैं, पहले तो आप देखते हैं कि आपका मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो उस प्रॉब्लम को देखने के बाद आप उसमें से उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। वो डाटाबेस से कलेक्ट कर सकते हैं, या वेब के एक्सटर्नल लिंक्स भी हो सकते हैं, या कोई एक्सेल फाइल या जेसन से, किसी से भी आप एक्सट्रैक्ट करके डाटा को कलेक्ट करते हैं। थर्ड जो होता है, इसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कोई मिसिंग वैल्यूज होती हैं, मसलन आपने एक डाटा कलेक्ट किया पर्सन का, उसमें बाज एजेस उसकी मिसिंग है। अब एज जो है आप उसके ऊपर मीन भी लगा सकते हैं, मीडियन भी लगा सकते हैं और मॉड भी लगा सकते हैं। मीन मीडियन मॉड का डिफरेंस किसी को पता है वैसे? मीन क्या होता है, चलें आप बताएं। तीनों एवरेज है। मॉड तीनों सेंट्रल टेंडेंसी को करते हैं, ठीक है। मीन जो होता है वो नॉर्मल एवरेज होती है कि आपने सम किया और टोटल से डिवाइड कर दिया। मॉड वो होता है कि आपका मोस्ट जो फ्रीक्वेंट डाटा होता है, तो ये उसके थ्रू जो है आप अपने उसको वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। मसलन आप देखते हैं कि यार मैक्सिमम जैसे एज को फिल करना है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा एज
किस नंबर की एज जो है वो अवेलेबल है, तो आप उस एज के थ्रू फिल कर सकते हैं। बट अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपने खुद अपने जहन से करना होता है। हो सकता है कि ये उसको क्या कहते हैं, आप एवरेज के थ्रू कर दें, फिल कर दें डाटा को, यानी आपका डाटा ये कह रहा हो कि यार हमें एवरेज चाहिए बंदों की, तो इस तरह भी हो सकता है। अगेन ये आपकी सेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, थर्ड थिंग है इसकी परफॉर्म इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि आपका डाटा का एनालाइज करते हैं कि किस टाइप का डाटा आ रहा है, कैसा डाटा आ रहा है। उस एनालिसिस के बाद जो है, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओ, छठे पे, एनालाइज में उसमें कोई इशू तो नहीं है, डाटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हम फिक्स भी करते हैं इसी तरह। उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ एनालिसिस वगैरह अप्लाई करने के बाद फिर आप इसके ऊपर जो है दोबारा से देखते हैं कि ये जो हमने एनालिसिस किया है तो ये सही है या गलत है। तो अगेन वो वापस आप बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, जो उसकी बिजनेस प्रॉब्लम्स की तरफ, या उसको सिंपल और ये क्या कहते हैं नॉन टेक्निकल पर्सन से इसको कम्युनिकेट करेंगे। जैसे अब आप तो टेक्निकल पर्सन है, आपने उस पर एनालिसिस तो परफॉर्म कर दिया, तो इसको कम्युनिकेट करना होता है आपने मैनेजर से कि हमने एनालिसिस परफॉर्म किया, क्या हम जो सपोज कर रहे थे वो यही चीज थी या नहीं थी। इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो एक फ्रेम द प्रॉब्लम के लिए आपको डोमेन नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आपका बिजनेस क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। उसके प्रोडक्ट इंस्पेक्शन और बिजनेस स्ट्रेटेजीज का आपको पता होना चाहिए, और मुख्तलिफ लोगों से मिल के आप उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो ये नहीं कि अपने जहन से ही कर रहे हैं, आपको पूरी टीम से करना पड़ता है। रॉ डाटा कलेक्शन के लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट के थोड़ा बहुत आना चाहिए, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह आनी चाहिए आपको, और आपको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा तो उसको किस तरह इंपोर्ट करना है अपने उसमें, उसको किस तरह यानी आपने उसमें इश्यूज को रिजॉल्व करना है। प्रोसेस डाटा के लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का, डाटा रैंगलिंग और क्लीनिंग का आइडिया होना चाहिए आपको इसका। और एक्सप्लोर डाटा, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वगैरह का आपको आइडिया होना चाहिए। इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आपको मशीन लर्निंग, एमआई टूल्स और लाइब्रेरीज का आइडिया होना चाहिए, और मैथ्स का आपको ऑब्वियसली मैथ और स्टैट्स दोनों का आइडिया होना चाहिए। बाकी ये कम्युनिकेट है, ये तो बस बातें शातें होती हैं, आपने किस तरह कितने आपके स्किल्स हैं आपको प्रेजेंटेशन के, अपनी चीजों को प्रेजेंट करने के, तो ये उसके अंदर आता है। स्टेप्स जो होते हैं, जो जब आप डाटा साइंस के ऊपर यानी वो एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको ऑब्टेन करते हैं डाटा को, उसको क्लीन करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं कि यार डाटा किस टाइप का है। उसके बाद आप इसका मॉडल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद इसको इंटरप्रेट करते हैं कि यार इसके रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, ये एक मैंने एग्जांपल की हुई है, एमएल स्टूडियो से की हुई है। जब भी आप कभी कोई मॉडल बनाते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, उसकी कुछ रीजन है कि मैं चाहता हूँ कि ये उस पर थोड़ा बहुत करके आपको दिखाऊं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप इसमें डाटा सेट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आपके पास डाटा सेट आ जाता है, इस डाटा सेट में से कुछ कॉलम जिसपे आपने प्रिडिक्शन परफॉर्म करनी है, वो कॉलम सिलेक्ट किए जाते हैं। तीसरी चीज होती है, हम इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट से मुराद ये है कि हमारे पास डाटा सेट है, उसमें से कुछ पोर्शन हम उसको ट्रेनिंग के लिए रखेंगे, फिर उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए हम उसका कुछ पोर्शन रखेंगे। ज्यादातर 80-20 रखते हैं, आप 70-30 भी रख सकते हैं, 50-50 भी रख सकते हैं कि आप 50% डाटा पे आप उसको ट्रेन कर लें और 50% पे आप उसको टेस्ट कर लें। इसमें रैंडमाइज भी होती है, और रैंडम पोजीशन भी होती है कि आप अगर फर्ज करें 30 रख रहे हैं या 25 रख रहे हैं, तो जो अगर 0 रखेंगे तो उसमें ये होता है कि आप जब करेंगे कुछ और रिजल्ट आएगा, दूसरा कोई करेगा उसका कुछ और रिजल्ट आएगा। तो रैंडम पोजीशन आप 25 कर दे तो उसमें भी रैंडमाइज करना पड़ता है आपको डेटाबेस, ताकि मॉडल जब प्रिडिक्शन कर रहा हो तो वो बाइस्ड ना हो, अनबाइस्ड के लिए। फिर उसके बाद आप मॉडल सिलेक्शन करते हैं। मॉडल सिलेक्शन के लिए पूरा एक इसका ग्राफ है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, एमएल स्टूडियो पे भी मिल जाता है, और बहुत जगह पे वो इस तरह का है कि आपने कौन सा एल्गोरिदम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप मॉडल को ट्रेन करते हैं, इस एल्गोरिदम पे आप ट्रेन कर रहे हैं, और इधर से आप ट्रेनिंग डाटा होता है और एक टेस्ट डाटा होता है, तो ट्रेनिंग डाटा आप यहां से उठा रहे हैं। उसके बाद आप इसको स्कोर करते हैं। अब यहां तक आपका मॉडल ट्रेन हो गया है,
अब आप इसको स्कोर कर रहे हैं कि आपने जो मॉडल बनाया है, जो आपने हाइपर पैरामीटर सेट किए हैं, हाइपर पैरामीटर्स के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनको छेड़ के मॉडल की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सकता है। तो उस पर स्कोर करते हैं और उसके बाद एवेल्युएट करते हैं। तो यहां पे आपका पूरा का पूरा फिर ये आपका मॉडल रेडी हो जाता है। अच्छा, कुछ चीजें हैं कि जो ये एमएल स्टूडियो पे आपको वैसे भी डायग्राम मिल जाएगी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं मैं जा सकता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग का इसका मैं समझा देता हूं। यहां पे हमारे पास डाटा होता है। अगर तो हमने फ्यूचर डाटा की प्रिडिक्शन नहीं करनी है तो फिर हम इसको के मीन्स अप्लाई कर देंगे एल्गोरिदम। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, तो इस डायग्राम्स के थ्रू जो है आपको थोड़ा बहुत हो जाएगा। अगर आपके पास कैटेगरीज और वैल्यूज हैं, ये वही बात है, कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल डाटा है, ये हम यहाँ पे उसको चेक कर रहे हैं। न्यूमेरिकल डाटा है तो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन के उस पर एल्गोरिदम लगाएंगे। न्यूमेरिकल डाटा के अंदर भी आपके पास फिर कुछ चीजें हैं कि उसकी कैटेगरीज ऑर्डर्ड कैटेगरीज हैं या नहीं है, या प्रिडिक्ट एंड इवेंट्स काउंट्स है। ये भी जब आपको वो डाटा की स्लाइड्स आई थी उसमें मैंने ये नीचे मेंशन की हुई थी चीजें, तो ये आगे प्रोडिक्शन में आपको हेल्प कर रही थी। और कैटेगोरिकल में जब आप जाते हैं तो उसमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आपने यूज करना है या टू क्लास क्लासिफिकेशन यूज करना है। हम ये टू क्लास पे भी काम करेंगे, अगर डाटा जब मॉडल करेंगे टू क्लास पे करेंगे। और इसी तरह फिर ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है ये आपको डिफाइन कर रहा होता है। तो जब आप डाटा साइंस पे कहें तो ये ग्राफ रखें, या नेट के ऊपर बहुत सारे इस तरह हैं, ये डाटा ड्रिवन डिसीजन रिक्वायर्ड। तो इसमें जो हम डाटा के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम क्लास लेबलिंग, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डाटा होता है हमारे पास, वो हम गेट करते हैं। जो हमारे पास हो गया बिग डाटा होता है, इसमें तो हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं। तो जो डाटा कलेक्शन हम यहाँ पे कर रहे होते हैं वो हम लेबलिंग के ऊपर कर रहे होते हैं, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर कर रहे होते हैं। उसकी फिर क्लेंजिंग अप्लाई कर रहे होते हैं डाटा के ऊपर, और उसकी मिसिंग वैल्यूज जो होती हैं उसको फिल कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल आई थी कि हमने एज थी वो मिसिंग थी, हम उसको फिल कर रहे होते हैं। जबकि बिग डाटा होता है, इसमें हमारे पास क्लास लेबलिंग में जो है आपका नंबर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, डिजिटल इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज वगैरह। और इस पर भी डाटा क्लेंजिंग अप्लाई की जाती है कि यार ये इमेज या वीडियो हमारे रिलेटेड है या नहीं है, या ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे रिलेटेड हैं या नहीं। और इसमें भी मिसिंग वैल्यूज को फिक्स किया जाता है। अच्छा, इसमें जो आपके पास जो है आप बैलेंसिंग और शफलिंग के थ्रू डाटा सेट्स वगैरह बनाते हैं आप इसके, और यहाँ पे जो डाटा माइनिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसके थ्रू आप जो है इसकी माइनिंग टेक्निक्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास ईआर डायग्राम भी है, ये आपने देखी होगी, और रिलेशनशिप डायग्राम भी है। कि यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं और ईआर डायग्राम के थ्रू हम उस टेबल्स के रिलेशंस को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिग डाटा है, ये बड़ी मशहूर पिक्चर अक्सर आपने ऑनलाइन देखी होगी कि ये मल्टीपल डाटा बेसिस से और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हम डाटा ला के यहाँ पे कलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम जाते हैं बीआई के ऊपर, तो बीआई में जो है हम हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं, केपीआईज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं और डैशबोर्ड्स होते हैं। मैट्रिक्स और केपीआईज में क्या फर्क है? मैट्रिक्स क्या होता है और केपीआईज क्या होती हैं? और मैट्रिक्स जैसे नहीं, और कोई ट्राई करे मुझे एग्जांपल भी सोचनी पड़ेगी इसकी। मैट्रिक्स होते हैं जैसे कि आपके पास ये कैलकुलेशंस होती हैं मैट्रिक्स आपकी। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास सेल्स डाटा आया है, मेरे पास 100 इनवाइसेस आई हैं और उसके ऊपर 1 लाख की सेल हुई है। ठीक है, मैं उसको सेल्स को डिवाइडेड बाय इनवाइसेस करके वो जो वैल्यू निकालूंगा वो मैट्रिक्स होगी। अब मैं कहता हूँ मेरे इस मंथ की सेल जो है वो 1 लाख हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मंथ की सेल मेरी 1,20,000 होनी चाहिए थी डॉलर में। तो ये मेरी जो है केपीआईज हैं। केपीआईज आपको बता रही होती हैं कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। मैट्रिक्स आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं जो। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनकी बेस पे हम रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाते हैं। ये खैर आप रडार चार्ट और वो मल्टीपल चार्ट्स वगैरह इस पे देखते हैं। अच्छा,
जो आपका ये क्या कहते हैं इसके ऊपर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो इसमें आप जो है जब देख रहे होते हैं अपने डाटा को, वो लीनियर रिग्रेशन के ऊपर देखते हैं या क्लस्टरिंग वगैरह पे देखते हैं कि आपने कौन सा इसके ऊपर मेथड अप्लाई करना है डाटा के ऊपर। जब आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाती हैं, डाटा की शेप नजर आ जाती है, आपको पता लग जाता है, फिर आपको आइडिया हो जाता है आपने कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करना है। अच्छा, और इसके बाद ये जो मशीन लर्निंग के ऊपर आते हैं, इसमें 3 टाइप की लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग होती है, ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग और री इन्फोर्समेंट लर्निंग हो रही होती है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आप एस टी एम्स होते हैं, आपके एन एम्स होते हैं, डीप लर्निंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, इसके अंदर आपके पास के मीन्स होता है, डीप लर्निंग्स होती हैं, और री इन्फोर्समेंट जो होती है वो दोनों की कम से कम मिक्सचर ही होता है। शाबाश कर देते हैं, हाँ। अच्छा काम के, यानी ये एल्गोरिदम अब तुमने दोबारा यूज कर लर्न करना है ताकि, तो ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है आपकी। अच्छा, इसके फिर जो पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज हो रही होती हैं, इन्होंने दिखाया हुआ है, जैसे आर है, पाइथन है, एसक्यूएल है, मैटलैब है, और एमएल स्टूडियो ये सारी चीजें नहीं यूज करता। अच्छा, इसी तरह ये आगे तक यही लैंग्वेजेस वगैरह यूज हो रही होती हैं। एक्सेल वगैरह यूज होती हैं आपकी, जो कि आपको जो आपका ट्रेडिशनल डाटाबेस डाटा होता है, यहाँ पे एक्सेल यूज हो रहा होता है। और बीआई के लिए भी आप यही एक्सेल यूज करते हैं। जी बिलाल साहब ने भी हमारा जो पिछला सेशन हुआ था, इसमें बकायदा एक्सेल के थ्रू बीआई वगैरह का थोड़ा बहुत दिखाया था। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा एमएल स्टूडियो की तरफ। एमएल स्टूडियो, इसमें आपके पास ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं एमएल स्टूडियो में। इसके अंदर आप वैसे तो जब भी कोई डाटा साइंस का आप कहते थे कि हमने कोई मॉडल वगैरह ट्रेन करना है, उसके लिए हमें पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए या डॉट नेट की होनी चाहिए। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास आप अपना डाटा कर लें या बिल्ट इन डाटा बेसिस इसके अंदर बहुत सारे हैं, आप उसके ऊपर ट्रेनिंग वगैरह अपनी कर सकते हैं जो आप सीखना चाहें। तो इसमें बेसिकली आपको कोई पाइथन की नॉलेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी ना भी हो तो तब भी चलता है आपका। प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आपके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपने किए होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं कि आपने डाटा उठाया और उसके ऊपर मॉडल ट्रेन किया और उसका रिजल्ट देखा, ये आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वेब सर्विसेज होती हैं कि आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है, अब आपने एक वेब सर्विस बना दी है, चाहे उसको आप वेबसाइट पे यूज कर लें एपीआईज के थ्रू, या यहाँ पे भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं अपने डाटा की प्रिडिक्शन को। नोटबुक्स, ये आपने डाटा को देखना होता है कि आपका डाटा किस टाइप का है, उसके ऊपर कुछ, जैसे आपकी होती है ना उसकी जुपिटर नोटबुक होती है पाइथन, इसकी नोटबुक इसी किस्म की कुछ है। यहाँ पे आपके डाटा सेट्स पड़े होते हैं, अपना भी आप अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं कोई डाटा सेट, मसलन आप पाइथन वगैरह में करना चाहते हैं तो यहाँ आपके डाटा सेट्स वगैरह इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके मॉडल पड़े होते हैं जो आपने ट्रेन किए होते हैं। प्रोजेक्ट तो नहीं मैं बनाता, हम एक्सपेरिमेंट से चलते हैं। एक ब्लैंक एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो कि हमने उधर पीछे स्लाइड में भी देखा था, कि हमें सबसे पहले डाटा चाहिए होता है जिसके ऊपर हमने टेस्ट परफॉर्म करना है। तो इधर से मैं एक सेव डाटा सेट जो भी है सैंपल, सबसे पहले डाटा लिया है। इस डाटा के लिए हमने सबसे पहले इसके कॉलम सिलेक्ट करने हैं कि जो हमने जिस पे एनालिसिस परफॉर्म करना है वो किन कॉलम्स के ऊपर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप कॉलम लिखें, ये सिलेक्ट कॉलम इन डाटा सेट होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ पे राइट साइड पे लॉन्च कॉलम आता है। जब हम इनकम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमने डाटा सेट उठाया है उसके हर कॉलम का पर्पज क्या है। ठीक है, ये सबसे इजी है इनकम प्रोडिक्शन का, तो इसलिए मैंने ये उठाया। इसमें ज्यादातर लोग फेमिलियर होते हैं कि कौन कौन सी चीजें एक बंदे की सैलरी को प्रोडिक्ट करने के लिए चाहिए होती है। एज है, बिल्कुल हमें चाहिए होती है।
वर्क क्लास है, ये भी चाहिए होती है। इसके अलावा एजुकेशन भी हमें चाहिए होती है, ऑक्यूपेशन भी हमें चाहिए होगी, इसके अलावा कंट्री हमें चाहिए होगी। बाकी ये कॉलम मैं इग्नोर कर रहा हूँ। रिलेशनशिप से आपका कोई इनकम का ताल्लुक नहीं है कि आपका जो भी रिलेशनशिप हो, रेस, सेक्स वगैरह, इन चीज़ों से कोई आपका इनकम की प्रोडिक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, आपके पास अब ये डाटा सेट आ गया। अब मेन चीज़ है कि आपने एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करना है। क्लास बूस्टेड डिसीजंस का जो है मैंने एल्गोरिदम यूज़ किया। इसकी रीज़न ये है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है। आप ये अब इसकी पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा, वो एक लंबी साइंस है कि ये नोट्स बनाता है और हर नोट्स के ऊपर एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहा होता है। तो इस वजह से मैंने खैर 2 क्लास बूस्टेड किया हुआ है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी इस पर। इसके बाद मेरे पास इसका जो डाटा है इसको मैंने स्प्लिट करना है। ये जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं इनकी बेस पे मैंने डाटा को स्प्लिट किया है। स्प्लिटिंग अगेन वही बात थी कि जब हम डाटा को स्प्लिट करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारे डाटा में से कितने परसेंट हम टेस्टिंग के लिए रखेंगे, कितने परसेंट ट्रेनिंग के लिए रखेंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट 0.5 रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हम 80-20 ज्यादातर रखते हैं, तो इसको 8 कर दें। 0.8 का मतलब है 80% हमारा टेस्ट डाटा होगा और 20% हमारा, सॉरी, 80% ट्रेन डाटा होगा, 20% हमारा टेस्ट डाटा होगा। रेंडमाइज कर सकते हैं, 25 दे दें या रहने दें, अभी फिलहाल इसको हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं। अच्छा, देखी थी इसमें देखें अगर आप, तो पहले हमने क्या किया, कॉलम सेट लिए, फिर स्प्लिट किया उसको, उसके बाद हम ट्रेन मॉडल करेंगे। ट्रेन मॉडल करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 80% डाटा जो होगा 80% के ऊपर हमारा ट्रेन मॉडल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको स्कोर करेंगे, इसका स्कोर चेक करेंगे, जो हमने मॉडल ट्रेन किया है उसका स्कोर क्या है, और एंड पे हम इसका एवेल्युएट मॉडल करेंगे, जो इसकी एवेल्यूशन होगी वो। खैर हम एक एक स्टेप्स का देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने यहाँ तक तो कर लिया है, स्प्लिट डाटा तक तो कर लिया हमारा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ट्रेन मॉडल का। ठीक है। अच्छा, ट्रेन मॉडल में हमें सबसे पहले इसको ये बताना है कि एल्गोरिदम इसने कौन सा यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एल्गोरिदम दिया, स्प्लिट डाटा में से जो 80% डाटा है वो बताना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें अभी भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है कि हमने जो कॉलम सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर प्रोडिक्शन करनी है, वो कॉलम इसको बताना है। तो बेसिकली हमने प्रोडिक्शन इनकम की करनी है, तो यहाँ इनकम हम बताएंगे और ओके कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि आप अपने डाटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक विजुअलाइजेशन होती है, ये वो नहीं है जो आप बीआई वगैरह में कर रहे होते हैं, लेकिन काफी हद तक आप विजुअलाइजेशन आप इसके ऊपर करके देख सकते हैं। आपको इसमें पता लग जाएगा कि इसकी टोटल रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। 15 कॉलम्स थे इसके। ठीक है, और ये इसके जो हैं जो इनकम है वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू 50 है या ग्रेटर देन 50 है। ये दो चीजें हमारे पास इनकम में। तो अब अगर हम प्रिडिक्शन करेंगे तो वो हमें बताएगा कि इसकी जो इनकम होनी चाहिए बंदे की, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 50 के होनी चाहिए या ग्रेटर देन 50 के होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेन मॉडल के बाद हम इसको एवेल्युएट करते हैं। ओह सॉरी, स्कोर करेंगे इसको हम। और उसके बाद हम इसको इवेल्युएट करेंगे। अच्छा, ये अभी भी इसके ऊपर एक रेड मार्क्स आ रहा है,
उसकी रीजन ये है कि इसके पास ये नहीं पता कि इसने जब इसको स्कोर करना है, इसके पास मॉडल तो आया है लेकिन किस डाटा के ऊपर ये स्कोर करेंगे। तो हमारे पास जो है, जो हमने ट्रेनिंग डाटा था उसके ऊपर ट्रेन तो कर लिया मॉडल को, लेकिन इस जगह पे हमें अब टेस्ट डाटा चाहिए होगा। इस टेस्ट डाटा के ऊपर जो है हम मॉडल को स्कोर करेंगे और इस स्कोर के बाद हम इसको इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे आप इसको, जब आपने ये अपना मॉडल तैयार कर लिया है, सारा कुछ आपने इसके डाटा को भी देख लिया है, एनालाइज कर लिया है, फिक्सिंग कर ली है, एल्गोरिदम भी सिलेक्ट कर लिया, ट्रेनिंग, स्कोरिंग एंड इवेल्युएशन कर ली, अब आप इसको रन करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा ही। वो हुआ है, हो गया, वो डेवलपर्स ने करना है। वो क्लेंजिंग हो चुकी है, डाटा को देखा है, विजुअलाइजेशन भी हो चुकी है, विजुअलाइज आपने करके देख लिया कि यार ये डाटा जो है ये किस तरह का है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपने फिक्सिंग कर ली है इसकी। ये रन किया इसने, इसने रन करके बताया कि आपका डाटा जो है वो सारा अब प्रोसेस में कोई एरर नहीं है, अगर एरर होती तो वो उसके ऊपर उसकी एरर भी शो करता। अच्छा, एक चीज और भी है कि अच्छा, ये स्कोर हो गया। इसके बाद आप इसकी सर्विस को, वेब सर्विस यानी वेब के ऊपर आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसको रन करेंगे। अब ये वेब सर्विस पे हो गया। वेब सर्विस पे जो अब इनपुट देंगे, बेसिकली इसका पाथ जो है वो पहले कॉलम में जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपका कॉलम्स के बाद थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये स्कोर मॉडल करेगा और उसके बाद आगे जाएगा। तो हम इसको इनपुट को यहाँ से डायरेक्ट स्कोरिंग पे कर लेते हैं। अब ये सारा प्रोसेस नहीं करेगा, आपकी इनपुट होगी, डायरेक्ट स्कोर मॉडल करेगा क्योंकि ट्रेन हुआ हुआ ऑलरेडी मॉडल, और उसके ऊपर वो आउटपुट दे देगा इसको। ठीक है, इसको अब हम डिप्लॉय कर देते हैं। सॉरी, रन कर। डिफरेंट एल्गोरिदम यूज होगा उसका, ये, हाँ, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये अब इसने हमें उसका पूरा वो दे दिया। अच्छा, मुझे पिछली स्क्रीन पे एक चीज़ और याद नहीं रही आपको बताना, वो मैं जाता हूँ दोबारा, जिसमें आप जब ये एल्गोरिदम बना लेते हैं तो फिर आप इसको देखते हैं कि आपके एल्गोरिदम का स्कोर क्या है। इसमें डिसीजन मैट्रिक्स भी होती है आपकी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव भी होता है इसके अंदर। तो वो चीज़ें देख के आप, हाँ, वो उसके थ्रू आप अपने एल्गोरिदम को देखते हैं कितना एक्यूरेसी। जैसे अगर आपका फर्ज करें मेडिकल का है तो उसमें आप गलत कैंसर डायग्नोस तो कर लेंगे, लेकिन एक बंदे को कैंसर है और आप उसको कहते हैं कि नहीं इसको कैंसर नहीं है, तो ये ज्यादा रिस्की है, तो फिर आप जो होते हैं उसके ट्रू पॉजिटिव को देख रहे होते हैं। तो ये चीजें उसमें देखी जाती हैं। डिसीजन मैट्रिक्स एक बड़ी सी टर्म है, जब आप उसको डीपली स्टडी करते हैं तब आपको उसका आइडिया होता है। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट होता है, यहाँ पे मैं एज देता हूँ उसको मसलन 35, वर्क क्लास गवर्नमेंट है इसकी, मुझे एग्जैक्ट उसकी वैल्यूज नहीं पता, तो मैं वर्किंग क्लास गवर्नमेंट है या प्राइवेट है इस तरह है। एजुकेशन में इसकी बैचलर्स कह देता हूँ। ACHLOS ऑक्यूपेशन, हाँ इसकी मुझे वैल्यू नहीं पता, जो भी दे देते हैं XYZ दे देते हैं, या खैर इसको XYZ है, हाँ मैनेजर कह देते हैं, हाँ, और कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स दे देता हूँ। माउस फिर गायब हो गया, चलो खैर है, ये इधर से दे देता हूँ।
अब यहाँ पे ये प्रेडिक्शन देगा और यहाँ पे आपको रिजल्ट दे देगा, और यहाँ पे ये बता रहा है इसकी लेस देन 50K होनी चाहिए। ये आपकी प्रेडिक्शन इस तरह आ जाती है। वैल्यूज मुझे नहीं पता थी तो मैंने वो आर्बिट्रेरी किया। ये आपकी एपीआई की है यहाँ पे, और इसको आप अपनी वेब सर्विस के थ्रू जो है इसको कनेक्ट करके और अपनी एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। तो यानी एग्जैक्टली मॉडल आपका बन गया अब, क्योंकि ये एजूर के ऊपर है, होस्टेड सोल्यूशन होता है, ये एपीआई की होती है आपकी। यहाँ पे यूआरएल भी मिल जाएगा आपको। तो वो उसमें ये होता है कि आपकी कोई भी वेब एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इन एपीआई को यूज करते हुए अपने इस मॉडल के ऊपर आप वैल्यूज पास करेंगे, वो आपको उसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो हो रहा होगा। वो पीछे थी, मैंने नहीं की ना उसमें। एक्यूरेसी वगैरह उसके हाइपर पैरामीटर्स वगैरह सेट करते हैं और उसकी एक्यूरेसी वगैरह हम चेक करते हैं, वो होगा आपका। ये माउस आप रुकना कर सकते हैं, वो असल में मैं उसमें स्किप कर गया हूँ, ये थोड़ा सा उसकी वजह से ना, चीज़ों की वजह से। तो ये इधर जाएंगे ना, जब आप एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे, आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जहाँ पे एवेल्यूशन होती है वहाँ पे आप देखेंगे इसका जो आपको कह रहे हैं रिजल्ट, जो आप कह रहे हैं वहाँ पे होता है, और उसके ट्रेन के अंदर आप, बल्कि दोबारा से बना देता हूँ एक्सपेरिमेंट। खैर है, इसके साथ दोबारा बना लेते हैं जब जल्दी जल्दी हो जाएगा। कॉलम्स सिलेक्ट करते हैं हम। इसके बाद इसको हम ट्रेन टेस्ट वो मॉडल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इसका स्प्लिट, वो पाइथन वाली टर्म्स है ना, वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वो जहन में आता, तो वो ट्रेन लिख देता हूँ मैं गलती से। अच्छा, इसके बाद हम इसको ट्रेन करते हैं। स्कोर करते हैं हम इसे। और फिर एवेल्युएट कर देते हैं। ये 50-50 पे स्प्लिट हुआ होगा, क्योंकि मैंने उधर उसको सेट नहीं किया। ये भी रन हो रहा है, अभी स्प्लिट डाटा कर रहा है, ये ट्रेन कर रहा मॉडल। स्कोरिंग चेक कर रहा है इसकी, और यहाँ पे एवेल्यूएशन हो रही है। इसको हम विजुलाइज करेंगे।
यहाँ पे ये हमारा उसकी एक्यूरेसी वगैरह जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। ये हमारा ये जो चीज़ है ये हमारा डिसीजन ट्री आ गया है, सॉरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गई है। इसमें इसने बताया है ट्रू पॉजिटिव जो रिजल्ट है, यानी जो मॉडल भी कह रहा है सही है और आप भी कह रहे हैं सही है, ये ट्रू पॉजिटिव है। यहाँ मॉडल कह रहा है नहीं है, आप भी कह रहे नहीं है। और ये फॉल्स पॉजिटिव है, मॉडल कह रहा है हाँ, आप कह रहे नहीं। तो ये इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन होती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप विजुलाइज कर सकते हैं इसको स्कोरिंग पे, ठीक है। ये डाटा को आप विजुलाइज कर रहे हैं कि आपका जो इन किसी भी लेवल पे कुछ भी आप परफॉर्म इस पे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।